आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस टोटल नंबर ऑफ लिटरेट्स इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कुल कितने साक्षर लोग हैं। अब देखो, साक्षरता दर नहीं पूछा गया है, यहाँ पर ये पूछा गया है कुल कितने साक्षर लोग हैं। तो ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन से हटकर बड़ा ही अलग क्वेश्चन है। अभी तक ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है और 100% श्योरिटी के साथ मैं ही कह देता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के आने वाले किसी भी एग्जाम में सरप्राइजिंगली ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में कुल साक्षर लोगों की बात करें 50,39,736, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कुल साक्षर लोगों की संख्या है 50,39,736। ये जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षर लोगों की जनसंख्या जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। इतने साक्षर लोग हिमाचल प्रदेश में हैं। अगर देखा जाए कि हिमाचल का लिटरेसी रेट कितना था, तो 82.80% आप वो पढ़ते हैं हिमाचल का लिटरेसी रेट। आप क्या पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है। परंतु अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा साक्षर लोग किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सबसे ज़्यादा साक्षर लोग जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ये आपने ध्यान रखना है, कांगड़ा में साक्षर लोगों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। कांगड़ा में जो है वो 11,52,640 ये जो है वो साक्षर लोगों की संख्या है। ये आपने ध्यान रखना है। और सबसे कम साक्षर लोग जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम साक्षर लोग जो है वो देखने को मिलेंगे। लाहौल स्पीति में सबसे कम साक्षर लोग हैं, कितने हैं, 21,845। ये जो है वो साक्षर सबसे कम साक्षर लोग लाहौल स्पीति में है। तो नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन से हम डाटा जो याद रखेंगे एग्जैक्टली वो ये रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कुल साक्षर लोगों की जनसंख्या कितनी है। वो है 50,39,736। और हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक साक्षर लोग कौन से ज़िले में हैं, वो हैं कांगड़ा ज़िले में 11,52,640। और सबसे कम साक्षर लोग लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है 21,845। इतना आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। सारा का सारा डाटा जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। आगे बोला गया ढांडरा मूवमेंट विच टुक प्लेस अगेंस्ट द न्यू लैंड सेटलमेंट इन बिलासपुर। तो बोलते हैं कि ढांडरा आंदोलन जो बिलासपुर में नई भूमि व्यवस्था के विरुद्ध हुआ था, कब हुआ था। ढांडरा मूवमेंट 1930 में जो था वो हुआ था, ऑप्शन डी सही आंसर है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, परंतु फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमें और कुछ भी डिटेल में जानना है। क्या क्या जानना है हमें यहाँ से, इस आंदोलन के बारे में जानते हैं, क्यों हुआ था, पूरी हिस्ट्री इसकी जानते हैं, ताकि अगर मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आपको इसकी हिस्ट्री पता हो और प्रीलिम्स में कुछ भी पूछा जाए वो पता हो। देखो, फरवरी महीना और 1930 इस दौरान की बात है कि बिलासपुर रियासत जो थी, यहाँ के लोगों को जो है वो भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध जो है वो एक आंदोलन करना पड़ा। ये आंदोलन भारी जन आंदोलन था, यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे। ब्रिटिश सरकार में उस टाइम जो था वो राजा हुआ करते थे, राजा आनंद चंद। परंतु राजा आनंद चंद उस टाइम नाबालिग जो था वो हुआ करते थे। उनके नाबालिग होने के कारण जो है वो एक रीजेंसी काउंसिल का गठन किया गया। अब इस रीजेंसी काउंसिल में PL चंदूलाल को जो है वो अध्यक्ष बनाया गया। मियां मान सिंह को जो था वो गृह प्रतिनिधि जो है बनाया गया। राय बहादुर लच्छूमल को जो है वो राजस्व और न्यायिक मामलों का प्रतिनिधित्व जो है वो दिया गया। अब यही लोग जो था वो देखते थे, करों का बंटवारा करते थे, जो भी चीज़ें हो रही थी यही देखते थे। परंतु इन लोगों ने क्या किया, जो परंपरागत तरीके से कर चलते आ रहे थे उनको चेंज कर दिया। कुछ नए कर जो था वो लोगों के ऊपर लगा दिए गए। अब जो टैक्स लगाया गया वो, जैसे कि घराट जो चलते थे ना, घराट उस टाइम जहाँ पर चक्की जिसको कहते हैं, वहाँ पर टैक्स लगा दिया गया। लवारिस भूमि टैक्स लगा दिया गया, चरागाह टैक्स लगा दिया गया, मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस टैक्स लगा दिया गया। तो इस तरह से जो है वो अलग अलग टैक्स लगा दिए गए। यहाँ तक बात यहाँ पर नहीं रुकी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो उस टाइम लोगों से जो था वो युद्ध टैक्स लिया गया था, युद्ध ऋण जो था वो लिया गया था। अब वो जो लोगों से युद्ध ऋण लिया गया था वो लोगों को वापस करने के बजाय जो पैसा इकट्ठा किया गया था उसको जो है वो आयाशी में उड़ा दिया गया। लोगों को वहाँ से भी आक्रोश था, लोगों ने जो है वो आंदोलन करना चाहा। सबसे पहले जो आंदोलन शुरू हुआ वो बहादुरपुर के लोगों के द्वारा जो था वो आंदोलन शुरू किया गया। बहादुरपुर जो बिलासपुर का रीजन है वहाँ पर जो है ये आंदोलन जो है वो शुरू किया गया। और लोगों ने जो है वो सबसे पहले क्या किया, जो ब्रिटिश अधिकारी या फिर कोई भी अधिकारी, बड़े अधिकारी वहाँ पर काम करते थे, उनको जो है वो रोटी, दूध, घी जो भी मुफ्त में देते थे वो सब देना बंद कर दिया गया। उनको ना लकड़ी दी जाने लगी, ना पानी दिया जाने लगा, उनको कुछ भी मुफ्त में नहीं दिया जाने लगा। अब लोग जो है वो धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे थे बिलासपुर के अलग अलग रीजन में। और अब इसका जो है कहीं ना कहीं पर जो है वो अधिकारियों के ऊपर फ़र्क पड़ रहा था। आंदोलन में एकता बनी रहे इसके लिए जो है वो एक नई टेक्निक की गई। उस टाइम लोटा पानी जो है वो किया गया। लोटा पानी मतलब लून लोटा पानी उसको कहते थे। एक लोटे में गड़वी में एक में जो है वो पानी लिया गया, पानी में नमक मिलाया गया और सबको जो है वो नमक थोड़ा थोड़ा दिया गया ताकि कोई भी नमक हरामी ना करे। इसलिए जो है वो इस तरह से जो है वो किया गया, लोटे में लून लेकर। और इसी तरह जो है वो
अलग अलग नेता इसके साथ जुड़े और वो उसका मार्गदर्शन करने लगे। परंतु जो रियासत थी ब्रिटिश थे, उनके द्वारा जो उस टाइम पंजाब स्टेट के गवर्नर जनरल होते थे, उनके एजेंट थे फिट्जपैट्रिक उनका नाम था। फिट्जपैट्रिक के जो निजी सचिव थे राय बहादुर दीवान ज्ञाननाथ को जो है वो बिलासपुर भेजा गया ताकि मैनेज किया जाए, परंतु फिर भी मैनेज नहीं हुआ। इन्होंने भी बहुत सारी गैदरिंग्स लोगों के साथ की, नहीं मैनेज कर पाए। फिर बाद में चलकर युद्ध चलता रहा, बढ़ता रहा और कुछ लोगों को अंत में चलकर अरेस्ट किया गया, कुछ की भूमियाँ जब्त कर ली गई। फिर जाकर कहीं जाकर बड़े लेट जो था ये युद्ध शांत हुआ था, परंतु किस तरह से युद्ध हुआ था, क्यों हुआ था, क्या क्या हुआ था, वो सारी बात आपने जान ली। डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हु एडिटेड द वंशावली ऑफ राजा ऑफ कुल्लू अराउंड 1869-71। तो बोलते हैं कि 1869-71 के आसपास कुल्लू के राजाओं की वंशावली का संपादन किसने किया था। तो देखो कुल्लू के राजाओं की वंशावली 1869-79 में जो है एडिट की गई थी। ये किसके द्वारा की गई थी, ये कैप्टन हारकोर्ट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कौन से ईयर में की गई, 1869 से 71 के बीच में की गई, किसके द्वारा की गई, कैप्टन हारकोर्ट के द्वारा की गई। कुल्लू की बात हो रही है तो कुल्लू के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में भी पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, उनको जान लेते हैं। देखो कुल्लू की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। इसका एरिया 5503 स्क्वायर किलोमीटर है। गायत्री टेम्पल कुल्लू के मनाली के समीप जो है स्थित है। लालचंद प्रार्थी की जो गैलरी है वो कुल्लू में जो है वो स्थित है। कुल्लू देश की कहानी किताब जो है वो लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई थी। जलोरी पास, हामटा पास कुल्लू में है। दुलची पास जो है वो मंडी को कुल्लू से ज्वाइन करता है। सिट्टीधार, श्रावण वैली, बसौली, बसेलियो पास ये जो है वो कहाँ पर है, कुल्लू में स्थित है। त्रिगु नारायण टेम्पल हो गया, त्रिगु टेम्पल हो गया, बछेश्वर महादेव हो गया, अंजनी महादेव हो गया, दियो टिब्बा हो गया, काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये जो है कुल्लू में स्थित है। 1964 में यहाँ पर प्राइवेट अंगोरा रियरिंग फार्म जो है वो कुल्लू के मोहाल में जो है वो स्थापित किया गया था। विशुद्ध पाल ने कुल्लू की राजधानी जगतसुख से नगर को जो था वो स्थानांतरित की थी, ये ध्यान रखना है। जगत सिंह ने कुल्लू की राजधानी नगर से सुल्तानपुर को स्थापित की थी, ये ध्यान रखना है। कुल्लू के राजा जिनके द्वारा सुफिक्स जो सबसे लास्ट टाइम जो है वो पाल टाइटल इस्तेमाल किया गया था, ये जो पाल सुफिक्स इनके नाम के साथ लगता है जैसे विहंग मणिपाल, वो तो सबसे लास्ट टाइम ये जो है वो कैलाश पाल के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। कुल्लू राजा जो कंटेम्प्रेरी थे कांगड़ा के राजा संसार चंद के, वो थे प्रीतम सिंह, इनका नाम ध्यान रखना है। तीर्थेंस के द्वारा कुल्लू के ऊपर अटैक 1530 में किया गया। अर्लिएस्ट सीट जो कुल्लू डायनेस्टी की हुआ करती थी वो प्रयाग में हुआ करती थी, वो भी ध्यान रखना है। कुल्लू के राजा राजेंद्र सेन जो स्पीति के राजा हुआ करते थे, जब उनके द्वारा कुल्लू को इन्वेड किया गया था तो कौन होते थे, तो कुल्लू के राजा उस टाइम रुद्रपाल हुआ करते थे। कुल्लू के राजा जिनके द्वारा जो है वो कुल्लू को जो है वो जो स्पीति के राजा चेतसेन के डोमिनेंस से आज़ाद किया गया था, वो प्रसिद्ध पाल थे। और 1871 में जो है वो एक जे कलवर्ट थे, इनके द्वारा कुल्लू वैली को इंस्पेक्ट किया गया था, यहाँ पर सिल्वर माइंस थी, उनको किया गया था। कुल्लू के हामटा और कुन्हा में सेंटर हैं पोटैटो डेवलपमेंट के, वो भी ध्यान रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुल्लू के बारे में, इनको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शन एट लज इन पांगी विच राजा ऑफ चंबा कंट्रोल्ड द लाहौल वैली इन 1105। तो बोलते हैं कि पांगी के लज में जो है जो एक शिलालेख मिला, इसके अनुसार 1105 में ये शिलालेख मिला, इसके अनुसार चंबा के किस राजा ने लाहौल घाटी को नियंत्रित किया था। तो देखो अगर इस शिलालेख की अगर हम बात करें तो इस शिलालेख के अकॉर्डिंग जो है वो चंबा के राजा थे ये जसाटा वर्मन। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, चंबा के राजा थे जसाटा वर्मन। और ये शिलालेख लज इन पांगी में मिला, इसके अकॉर्डिंग जो है वो चंबा के राजा जसाटा वर्मन के द्वारा जो है लाहौल वैली को कंट्रोल किया गया था 1105 में। अगर हम 1105 की बात करते हैं तो उस टाइम जसाटा वर्मन ही जो है वो यहाँ के राजा हुआ करते थे। और जसाटा वर्मन के समय में शिलालेख चुराह लोह टिकरी के में भी जो है वो मिलते हैं, तो उनके बारे में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये आपने चंबा के शिलालेख के बारे में ध्यान रखना है। 1105 ध्यान रखना है, लज ध्यान रखना है, पांगी, चुराह, लोह टिकरी, वो सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो इतना हो गया चंबा के बारे में। वो इतने 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बने, इनको तो एक ध्यान रखें। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं डायरेक्टली जंप करता हूँ उस क्वेश्चन के ऊपर, वो चंबा का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबा के राजा थे, उनको औरंगजेब के द्वारा जो है वो आदेश दिया गया था कि हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया जाए। जितने भी रियासत में मंदिर हैं वो कौन से ईयर में दिया गया था और किसने दिया था, किस राजा को दिया था, मतलब 1678 में जो था ये आदेश दिया गया था। और उस टाइम चंबा के राजा चतर सिंह जो था वो हुआ करते थे, जिनको ये आदेश जो था वो दिया गया था। इन्होंने आदेश मानने से जो था वो इनकार कर दिया था। इनफैक्ट इन्होंने आदेश को माना ही नहीं था। मुगलों ने उस टाइम जो है वो इनके ऊपर एक्शन लेना भी चाहा, परंतु परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि इनके ऊपर एक्शन नहीं ले पाए थे वो। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखें। फिलहाल तो यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं इन विच विलेज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट इज माहूनाग टेम्पल। तो मंडी के किस गांव में माहूनाग मंदिर है। देखो मंडी में हम पढ़ते हैं कि माहूनाग टेम्पल है और मुख्य रूप से
ये पढ़ते हैं कि करसोग वैली में, मंडी की जो करसोग वैली है वहाँ पर जो है माहू नाग मंदिर जो है वो स्थित है। परंतु यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो माहू नाग यहाँ पर जो है वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है करसोग वैली के बारे में कुछ भी। तो ये माहू नाग टेम्पल जो है मंडी में कहाँ पर स्थित है, मंडी के बखेरी में, बखारी में जो है ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो ये माहू नाग मंदिर जो है वो स्थित है। अब देखो मंडी के बखारी में जो है ये मंदिर जो है वो स्थित है। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि जो माहू नाग की उत्पत्ति हुई थी वो किस तरह से हुई थी। एक बार एक किसान जो है वो खेत में हल जोत रहा था। जब हल जोत रहा था तो उसका हल जो है वो ज़मीन में फंस गया, और ज़मीन में फंस गया तो हल नहीं निकल रहा था वहाँ से। किसान ने बहुत कोशिश की उसको निकालने की, नहीं चला। जब आस पड़ोस के गाँव के लोगों को पता चला तो वो भी हल निकालने के लिए जो है बाहर आए, नहीं निकल रहा था हल। अब मिट्टी को हटा कर देखा गया कि हल क्यों नहीं निकल रहा है। जब देखा गया तो पता चला कि यहाँ पर एक मोहरा यानी कि पत्थर की मूर्ति जो है वो स्थित है। इस पत्थर की मूर्ति को निकालने का प्रयास किया गया। अब ये पत्थर की मूर्ति जैसे ही बाहर निकाली गई तो वो वहाँ से उड़ गई पत्थर की मूर्ति, और बखारी में जाकर जो था वो स्थापित हो गई। और आज वहीं पर जो है वो मूल माहू नाग का मंदिर जो है वो विद्यमान है। मंदिर जो है पूर्णतः पत्थरों से बना हुआ है, खिड़कियाँ दरवाजे लकड़ी से बनी हुई हैं, और बड़ी ही सुंदर नक्काशी में जो है ये मंदिर जो है वो बनाया गया है। तो ये कहा जाता है, और कहा जाता है कि यहाँ पर एक अखंड धूना भी जो है वो स्थापित है। अब अखंड धूने की कहानी क्या है, एक वृक्ष हुआ करता था यहाँ पर। एक बार आसमान से बिजली गिरी, वृक्ष के ऊपर गिरी, वृक्ष को आग लग गई और पेड़ जो है वो जलने लग पड़ा। अब पेड़ जहाँ पर जला वहाँ पर एक धूना जो है वो बन गया। धूना तो आप जानते हैं ना क्या होता है। और इस धुएं की खास बात यह है कि इस धुएं से आज तक किसी ने भी जो है वो राख बाहर नहीं निकाली है। सदियों से जो है वो ऐसे ही जलता आ रहा है, और राख कहाँ जाती है इस बात का कोई पता नहीं है। इस बात का एक रहस्य ही जो है वो माना जाता है। तो ये अलग अलग स्टोरियाँ हमारे हिमाचल में बहुत सारी प्रचलित हैं। ये हमने जान ली। मंडी के किस गांव में माहू नाग मंदिर है ये भी हमने जान लिया, बखारी गांव में, और थोड़ा सा डिटेल से भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर हम यहाँ से मंडी के मंदिरों के बारे में जानना चाहें, पिछले कल ही मैंने आपको मंदिर जो है वो रिवाइज़ करवाए हैं। वैसे तो एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। लगातार 2 दिन जो है हम मंदिरों को रिवाइज़ कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका भी एक अच्छा खासा रिवीजन जो है वो हो जाएगा। मंडी में पहले तो हमने पढ़ा था नबाही देवी मंदिर, जो कि मंडी के सरका घाट में जो है वो स्थित है, वो मंदिर हमने पढ़ा था। मंडी में हमने पढ़ा था तारना देवी मंदिर, जो कि श्यामा काली मंदिर भी कहा जाता है। डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, राजा श्याम सेन के द्वारा बनवाया गया था। मंडी में है भूतनाथ मंदिर, जो कि शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है और मंडी के राजा अजबर सेन के द्वारा ये बनवाया गया है। मंडी में मागरू महादेव मंदिर है, पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। और मंडी में जो है पंचवक्रत्वा मंदिर भी स्थित है। पंचवक्रत्वा मंदिर जो है ये 14th सेंचुरी के आसपास जो था वो बना था। इतना ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं इन विच ईयर सिल्ली सेंचुरी वॉज एस्टेब्लाइज्ड। सिल्ली जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है, उसकी स्थापना कब की गई थी। पिछले कल भी हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में जाना था और आज फिर से जान रहे हैं ताकि आपको याद रहे। 2 दिन रिवीजन हो गया ना लगातार, तो डेफिनेटली याद रहेंगे। सिल्ली सेंचुरी जो है वो 1963 में स्टेबलाइज हुई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अच्छा, पिछले कल भी तो हमने सेंचुरीज़ पढ़ी थी। हमने देखो पिछले कल जो सेंचुरीज़ पढ़ी थी उसमें हमने एक तो सोलन की सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी थी, परंतु एग्जैक्टली जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पढ़ा था, वो हमने सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पढ़ा था। ये सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कुल्लू में पड़ती है और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1994 में स्टेबलाइज किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश की जो है वो है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कब एस्टेब्लाइज हुई, जल्दी से सोचिए कि किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मैंने क्या बताया था। 1992 में ये एस्टेब्लाइज हुई थी। अब ये भी नहीं भूलेगा। किब्बर हो गया, सैंज हो गया, सिल्ली हो गया, ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ एस्टेब्लाइजमेंट के साथ कब कब स्थापित हुई थी वो आपने ध्यान रखना है। सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सोलन में। सोलन में क्या कोई और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? बिल्कुल। सोलन में चाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। सोलन में जो है मझथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। सोलन में दाड़ला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो स्थित है। सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कुल्लू में। कुल्लू में क्या कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? देखो कुल्लू में जो है वो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, जैसे कि काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया कुल्लू में, कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया कुल्लू में। कुल्लू में जो है वो खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है। कुल्लू में सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। कुल्लू में तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। किब्बर लाहौल स्पीति में पड़ता है, तो लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो हमने जान ही ली। किब्बर जो कि सबसे बड़ी है हिमाचल की 1992 में बनी थी। कुल्लू में देखो नेशनल पार्क भी स्थित है। कुल्लू में जो है वो जो नेशनल पार्क है उसका नाम है ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क को जो है वो यूनेस्को की विरासत सूची में भी शामिल किया जा चुका है। वर्ष 2014 की बात है जब इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो था वो शामिल किया गया था। बस इतना हो गया, इतना काफ़ी है। यहाँ से अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब चामूरी, धुनी, पिपरू एंड सुशाना
वर पावरफुल चीफ्स। तो बोलते हैं कि किस निम्नलिखित में से किस जनजाति में चामूरी, धुनी, पिपरू और सुषना ये शक्तिशाली शक्तिशाली प्रमुख थे। इनके चीफ ये कौन सी ट्राइब के बीच में हुआ करते थे? तो दसास के बीच में। दसास जो है इनके बीच में ये चीफ हुआ करते थे। अब यहाँ से भी हम चीफ्स के बारे में, दसास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दसास जिनको दस्यु भी कहा जाता है, ये माना जाता है कि शिवालिक के इनहेबिटेंट हैं, शिवालिक के रहने वाले हैं प्री वैदिक पीरियड से। और चामूरी, धुनी, पिपरू, सुषाना इनके जो है पावरफुल चीफ जो है वो माने जाते हैं दसास के। ये आपने ध्यान रखना है। शिवालिक की बात हुई तो शिवालिक का भी आपने ध्यान रखना है कि शिवालिक को जो है मानक पर्वत के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। शिवालिक की पहाड़ियाँ वैसे तो अलग अलग हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रों को जो है टच करती हैं, परंतु मुख्य रूप से उनका आपने ध्यान रखना है। इसका एल्टीट्यूड वेरी करता है 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक। ये भी आपने ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो इतना यहाँ से पता चल गया, ये काफ़ी है जानने के लिए। दसास के बारे में आपने जान लिया, इतना ही हम जानेंगे। क्वेश्चन डायरेक्टली बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर कुछ एक मैरिज दिए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है कौन सी करेक्टली मैरिज ढंग से सुमेलित नहीं है। कुआ ब्याह यहाँ पर दिया गया है। मैरिज क्या कैप्चर वाई होती है कि लड़का जो है वो कैप्चर कर लेता है। यहाँ पर रुस्ताते ब्याह क्या ये एलॉपमेंट है, भगाकर की जाने वाली शादी है। मजमी ब्याह क्या ये कैप्चर मैरिज है। और क्या चोरी भी एक मैरिज का टाइप है, क्या ये मैरिज बाय कैप्चर ही है। अगर देखो यहाँ पर हम मैरिज के बारे में बात करते हैं तो इनमें से जो है वो कौन सी मैरिज का टाइप नॉट करेक्टली मैच यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर मजमी ब्याह जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये करेक्टली मैच नहीं किया गया। मजमी ब्याह मैरिज बाय कैप्चर नहीं होती। अच्छा, किस तरह की मैरिज होती है ये हम जानते हैं। देखो स्वांगलास के बीच में जो मैरिज के टाइप होते हैं उसमें मजमी ब्याह जो है वो एक इंपॉर्टेंट है। मजमी ब्याह क्या होता है, बॉय लड़का जो है वो अपनी बहन को जो है वो भेजता है लड़की को लाने के लिए, क्योंकि वो मैरिज के खर्चे नहीं जो है वो कर सकता बियर, तो इसलिए जो है वो अपनी बहन को भेजता है, इसलिए इसको मजमी ब्याह कहते हैं। रुस्ताते ब्याह की बात करें, ये अलॉपमेंट है जहाँ पर लड़का लड़की दूसरे से प्यार करते हैं और शादी कर लेते हैं। कुआ ब्याह भी है। कुआ ब्याह मैरिज बाय कैप्चर है, यहाँ पर लड़का लड़की को कैप्चर कर लेता है। इनके बीच में डाइवोर्स का टाइप भी होता है। तसुत्थ वाक्ची, ये आपने ध्यान रखना है, इसमें जो है डाइवोर्स का टाइप ये माना जाता है। और मैरिज बाय पंगवाल्स के बीच में मैरिज है। एक तो पिठ चुक हो गया, पिठ चुक और चोरी, ये मैरिज बाय कैप्चर है। कैप्चर करके की जाने वाली शादियां हैं ये। और एक डोगरी होता है मैरिज बाय एक्सचेंज, इसमें एक्सचेंज किया जाता है डोगरी में, ये आपने ध्यान रखना है पंगवाल्स के बीच में। टोपी लाना जो है वो विडो रीमैरिज का टाइप है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया मैरिज के टाइप के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट मैरिज के टाइप है। रिवाइज हो गया, आपने पढ़े तो हैं ही परंतु रिवाइज हो गया। जितने बार भी पढ़ेंगे ना क्वेश्चन हर बार ट्रिकी ही लगेगा और ट्रिकी क्वेश्चन लगेगा, परंतु जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना ये क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। उसके लिए टेस्ट सीरीज़ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप में अच्छी खासी परफेक्शन जो है वो आ जाए। क्योंकि 200 क्वेश्चन हैं, उनको मैनेज कैसे करना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने छोड़ने हैं, किस तरह से पेपर करना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है लाइट के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। और डेफिनेटली जब भी आप टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करेंगे ना तो टेस्ट सीरीज़ का ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और कोई भी दिक्कत आती है आप डायरेक्टली हमें ईमेल जो है वो कर सकते हैं। और ज़रूर एक स्ट्रैटेजी अपनी ज़रूर बनाएं पेपर को मैनेज करने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं इन विच ईयर यूएस क्लब शिमला वाज ओपन। तो शिमला का यूएस क्लब कब ओपन किया गया था। देखो शिमला में यूएस क्लब जो है वो है, इसे यूएस क्लब को 1844 में ओपन किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इसे यूएस क्लब के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं। हम शिमला के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, ये एक क्वेश्चन जो है वो बार बार पढ़ते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखो शिमला की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में ओक ओवर सबसे पहले दिया गया है। ओक ओवर हिमाचल के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस जो है वो माना जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दिया गया है। डेल्जल हाउस भी इसको कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जहाँ पर स्टे करते थे वुडफील्ड बिल्डिंग में इन्होंने स्टे किया था, तो वुडफील्ड बिल्डिंग आपने ध्यान रखनी है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसका नाम रेवंसवुड बिल्डिंग है, ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जो रहने का निवास स्थान है उसका नाम आर्म्सडिल है, 1863 में वो बना था। अच्छा, नए चीफ जस्टिस हिमाचल हाई कोर्ट के जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, वो किसको किया गया है उनका नाम कमेंट करके बताओ। गिरास पत्रिका में हम इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। लेबर ब्यूरो की बिल्डिंग है उसको क्लैरमोंट बिल्डिंग कहते हैं, 1927-28 में बनी थी। हेनरी इरविन टाउन हॉल बिल्डिंग से जो है वो जुड़े हुए हैं। बार्न्स कोर्ट 1832 में नियो टोडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था, इसको राजभवन भी कहते हैं। और रेलवे बोर्ड बिल्डिंग जो है इसको एक हेरिटेज बिल्डिंग है। यहाँ पर जो है
ये जो है वो रिचर्डसन और क्रूडास के द्वारा जो है वो 1896-97 के आसपास जो है बनाई गई। प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरेट जो हिमाचल सरकार का जो सेक्रेटरेट है, हिमाचल गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरेट है ना, वो एलर्जाइल बिल्डिंग में स्थित है। अगर वाइल्ड फ्लावर हॉल की बात करते हैं तो लॉर्ड किचनर का रेजिडेंस रह चुका है। यूएस क्लब की बात करते हैं तो ओरिजिनली ये सर जर्मिया ब्यारेट का रेजिडेंस हुआ करता था। गेटी थिएटर की बात करते हैं तो 1887 में बना था। नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बना था। इतना ज़रूर ध्यान रखें बिल्डिंग्स के बारे में। हो गई ना यहाँ से काफ़ी फैक्ट आपके क्लियर, तो इतना सब यहाँ से ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पर कुछ एक जो है वो इम्पोर्टेंट ज्योत यानी कि पासिस दिए गए हैं, उनका एल्टीट्यूड जो है वो दिया गया है। ये आपको सिंपल रूप से बताना है कौन सा जो है वो सही मैच नहीं है। हम डिटेल से भी यहाँ से पढ़ेंगे अब। जैसे कि लालूनी जोत दिया गया है, क्या ये 5440 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। दुग्गी जोत दिया गया है, क्या ये 5060 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। सखा ऑफ जो है वो दिया गया है, सखा ऑफ क्या ये 5625 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। और किदाला गालू दिया गया है, क्या ये 4750 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। पहले तो मैं डायरेक्टली आंसर आपको बताता हूँ, फिर हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं। शकारोफ जो है ये 5625 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित नहीं है, ये जो है वो करेक्टली मैच नहीं किया गया है। तो नॉट पूछा गया है ना आपसे, तो ये नॉट करेक्टली मैच है। देखिए आप यहाँ पर लालूनी जो है वो लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, 5440 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, बिल्कुल सही बात है। दुग्गी जोत जो कि भरमौर को लाहौल के साथ जोड़ता है, वो 5060 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। ये जो शाखा ऑफ है, ये शाखा ऑफ जो है लाहौल को स्पीति से जोड़ता है और 5025 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है, तो ये ध्यान रखना है। शाखा ऑफ 5025 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। और आपने ध्यान रखना है किदाला गलू का, किदाला गलू 4750 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है और ये चंबा में जो है वो स्थित है। इतना आप यहाँ से ध्यान रखें। और देखो एल्टीट्यूड तो हम 4 ही दर्रों का जानेंगे, 4 ही पासिस का जानेंगे, जोत का जानेंगे, परंतु यहाँ से हम कुछ एक इम्पोर्टेंट दर्रे जान लेते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग जगह से जोड़ते हैं। जैसे कि आज हम जो है वो चंबा को कांगड़ा से जोड़ने वाले इंपॉर्टेंट पासिस को जो है वो जान लेते हैं। चंबा को कांगड़ा से जोड़ने वाले इंपॉर्टेंट पासिस में वारू पास जो है वो आ जाता है। वारू पास आ जाता है यहाँ पर तोरी एक दर्रा आता है, तोरी जोत, वो भी जो है वो चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। एक चौरी आता है, चौरी CHAURI, चौरी जोत, ये भी आपने ध्यान रखना है। एक जो है तेलंग पास आ जाता है, तेलंग पास भी आपने ध्यान रखना है, चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। और एक भीम घसूतड़ी हो गया, भीम घसूतड़ी भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पहले तो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। एक टाइम था ना जब बहुत पेपर होते रहते थे, रेगुलरली पेपर होते रहते, तो उस टाइम इस तरह के क्वेश्चन भीम घसूतड़ी ये तो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हो गए थे कि परंपरागत रूप से पूछे जा रहे हैं अलग अलग रूप में। अभी थोड़ा सा रिसेशन का दौर ज़रूर चला हुआ है, परंतु फिर भी आपने ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, किसी भी तरह से क्वेश्चन क्लैश हो सकता है एग्ज़ाम में, परंतु आपको पता होना चाहिए आंसर। लाइट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो किसी भी चीज़ को लाइटली में नहीं ले सकते। 200 क्वेश्चन पूछना है, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, क्वेश्चन ईजी भी होंगे, तो ईजी क्वेश्चन भी कई बार पेपर में गलत हो जाते हैं, उनको भी ठीक कर आना है। और टफ क्वेश्चन तो आपका मतलब उसको तो मैनेज करना आना ही चाहिए। बाकी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो पेपर 1 के लिए भी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। पेपर 1 का भी वही फंडा है, क्योंकि देखो हिंदी में देखा ना, जिनका पेपर 1 पास हो गया था ना अच्छे से, पेपर 2 में ईजिली अच्छे नंबर उनके आ गए थे, क्योंकि पेपर 1 ही पास नहीं हुआ बहुत सारे लोगों का। ठीक है, तो इस तरह से ना पेपर की एक स्ट्रैटेजी बनाइए, हर एक पेपर की डेफिनेटली जॉब मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगले क्वेश्चन में जो है क्या पूछा जाता है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मैनी फार्मर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव बीन बेनिफिटेड अंडर हिमाचल पुष्प क्रांति योजना अप टू दिसंबर 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं दिसंबर 2023 तक हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत हिमाचल के कितने किसान लाभान्वित जो हैं वो हुए हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। पिछले कल ही मैंने डिटेल से आपको ये क्वेश्चन बताया था, अभी आप कमेंट करके जो है उसका आंसर बता दीजिए। बाकी टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से